चलो चैप्टर नंबर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये क्या बात करता है? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ये बात करता है कि कोई अगर हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रोमिसरी नोट, ये तीन में से कोई भी डॉक्यूमेंट आप इशू करते हैं या ट्रांजेक्शन करते हैं इसके थ्रू, तो उसका रिकॉर्डिंग बोले सॉरी, उसके लिए रूल क्या है? ठीक है, इन तीनों को ही बोला गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? एक देखो, पहले तो यहाँ पे तीन एग्जांपल बोला, जो प्रोविजनल नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, जो कि पेएबल है, या तो जिसका नाम लिखा है वहां पे पहले जिसके नाम पे ऑर्डर पास हुआ उसको, या फिर बियरर को, मतलब जिसके हाथ में वो पेपर है। तो यानी हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम मेरे से पैसा पाते हो, तुमको हम ये डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हैं जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये एक टाइप का डॉक्यूमेंट हुआ, इंस्ट्रूमेंट है। और लॉ में या फाइनेंस में इंस्ट्रूमेंट का मतलब किसको होता है? डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये हम तुमको एक तरीके से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम तुमको इतना रुपया पे करेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर होता है, पेएबल टू बियरर होता है। ऑर्डर मतलब जिसका नाम लिख दिया, बहुत बार होता है ना सेल्फ चेक। सेल्फ चेक मतलब जिसके हाथ में वो कागज है वही पैसा उठा लेगा, कोई नाम नहीं मेंशन है। लेकिन अगर हम वहां लिख दिया वहां पे पवित्र हल्दर, तो पवित्र हल्दर के अलावा और कोई पैसा नहीं उठा पाएगा। ये हो गया एट ऑर्डर। एट ऑर्डर मतलब जिसका वहां नाम मेंशन है, जिसका नाम वहां पे एक्सप्रेस किया गया टू बी सो पेएबल। When it is expressed to be payable to a specified person and does not work content prohibiting its transfer, हम वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा नाम लिख दिया तो तुम्ही को पेमेंट होगा खाली, या फिर तुम जिसको ट्रांसफर करो, तुम जिसको ऑथराइज करो उसको हो पाएगा। दूसरा होता है पेएबल एट बियरर। बियरर वर्ड का मतलब होता है जिसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया है कि ये बियरर को पेएबल होगा, मतलब कोई नाम नहीं लिखा, या फिर जिसको लास्ट एंडोर्स हो उसको पेमेंट होगा। सीधा बात, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, जिसके हाथ में कागज वो उसका मालिक, उसी को पेमेंट रिसीव होगा। एक इंपॉर्टेंट नोट है, द प्रॉपर्टी इन सच एनआई पासेस टू अ बोनाफाइड ट्रांसफरी दैट इज फॉर वैल्यू। ये जब भी एनआई हम किसी को देगा, वो मेरे से कोई पैसा पाता था उसी के अगेंस्ट में ओनली ट्रांसफर हो। और प्रॉपर्टी का मतलब वर्ड यहाँ पे क्या है? ओनरशिप। ये हम लोग लॉ में पहले भी पढ़े इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप होता है। सेल ऑफ गुड एक्ट में पढ़े ये बात। तो यहाँ पे तुमको ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन फॉर एनी वैल्यू, मतलब फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है? अब एनआई का फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? पहला बात तो नेसेसरी इन राइटिंग, सर ऑब्वियस सा बात है, राइटिंग में नहीं होगा तो चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिस नोट होगा भी नहीं। साइंड होना चाहिए प्रॉपर्ली, फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, मतलब तुम किसी और को ट्रांसफर करना चाहो, हम उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। जनरली फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। होल्डर ऑफ टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, जिसके पास वो कागज है वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट है। इसका मतलब क्या होता है? लेट्स से हमको राहुल एक प्रोमिसरी नोट था राहुल के पास, हम फ्रॉड करके राहुल से ऑब्टेन कर लिया और तेरे को दे दिया, तुम मेरे से पैसा पाता था। राहुल किसी से पैसा पाता था, हम राहुल से फ्रॉड करके वो डॉक्यूमेंट ऑब्टेन किया और तेरे को दिया। तो तुम्हारे पास जो ओनरशिप है ना, तुम्हारे पास जो टाइटल है वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होगा, मतलब तुमको तुम्हारा पैसा मिलेगा। वो डॉक्यूमेंट हम फ्रॉडफुली लेके तुमको दिया, तुम इन गुड फेथ लिए है ना, तुम अगर इन गुड फेथ लिए है, तुमको तुम्हारा ओनरशिप, तुम्हारा यहाँ पे टाइटल डिफेक्टिव नहीं होगा। फिर भले मेरा टाइटल डिफेक्टिव, हम फ्रॉडफुली लिए है, मेरा ओनरशिप डिफेक्टिव है, उस टाइटल का मतलब क्या था? उस चीज के ऊपर हक, उस चीज के ऊपर मेरा नाम या मेरा हक, तो वहां पर तुम्हारा टाइटल कभी भी डिफेक्टिव नहीं होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यानी अगर तुमको कोई फ्रॉड वाला डॉक्यूमेंट भी मिला है लेकिन तुम गुड फेथ में लिया है, तो तुम्हारा टाइटल डिफेक्टिव नहीं होगा। ये एनआई का सबसे इंपॉर्टेंट बात।
तुमको घुमा फिरा के केस देगा बहुत सारा, लेकिन तुमको अल्टीमेटली यही जज करना है कि जिसको पेमेंट लेने वाला, जो पेमेंट लेने जा रहा है फाइनली, उसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं होगा, भले पीछे कितना ही फ्रॉड हो, अगर वो गुड फेथ में लिए। अगर उसको भी पता था यहाँ डिफेक्टिव है तब नहीं, तेरे को पता था कि नीरज सर ये राहुल से फ्रॉड करके लिए, लेकिन तुम ले लिया और अल्टीमेटली पहुंच गया राहुल के पास पेमेंट ले ली, ये नहीं चलेगा। लेकिन तुम भी गुड फेथ में लिया था, तुमको नहीं पता था नीरज सर फ्रॉड की, तुमको लगा ठीक है नीरज सर राहुल से पैसा पाते होंगे तो राहुल नीरज सर को एंडोर्स किया होगा, अब हम नीरज सर से पैसा पाते तो नीरज सर हमको एंडोर्स कर दी। ठीक बात जी सर। तो ये बहुत काम का बात है, पूरा चैप्टर का ये सबसे की एलिमेंट है। और क्या फीचर्स होगा? कैन बी ट्रांसफर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब सर इसको 1 लाख बार, 2 लाख बार, 1 करोड़ बार भी ट्रांसफर किया जा सकता। सर करेंगे कैसे? उस पर तो एक ही जगह नाम लिखा है बेटा, पीछे ऑप्शन होता है नाम लिख के साइन करके ट्रांसफर लिखने का, और सर वो पीछे का जगह भी खत्म हो जाए तो और पेज अटैच किया जा सकता। ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है, हम कोई कंडीशन लगा के नहीं बोल सकता अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरे से पैसा लेने आते। हम तुमको अगर चेक दे रहे हैं, हम तुमको BR दे रहे हैं, हम तुमको प्रॉमिसरी नोट दे रहे हैं, हम कोई कंडीशन नहीं लगा सकता। तुमको दे रहे हैं मतलब तुम पैसा पाएगा, अगर मगर इफ्स एंड बट्स यानी कंटिंजेंसी नहीं होगा, नहीं चलेगा। हाँ, सम पेएबल टाइम ऑफ पेमेंट एंड पे टू बी सर्टेन। अच्छा, पे सर्टेन होना चाहिए, पेमेंट किसको मिलने वाला है, और जब ये तुम लेकर आओगे डॉक्यूमेंट तुमको सम पेएबल होना चाहिए। मतलब ऊपर भी ये बात बोला था ना कि अगर ये विदाउट कंसिडरेशन हो तब वैलिड नहीं है, तो सम पेएबल होना चाहिए, मतलब सम कंसिडरेशन होना चाहिए। जी सर, ठीक है। एंड शुड बी डिलीवर्ड, सिर्फ तुम्हारा नाम लिख देने से नहीं होगा, पेपर भी तेरे हाथ में जाना चाहिए। तो यही है प्रोमिसरी नोट का फीचर्स, सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का फीचर। अब आता है कुछ प्रिजम्पशंस है एनआई के बारे में, कुछ असम्पशन लिया गया एनआई के बारे में। अंटिल द कॉन्ट्रैरी इज प्रूव्ड, या तो आगे तुम इन पॉइंट्स के अगेंस्ट में कोई बात साबित कर दो तो अलग बात है, वरना ये सब बातें ऑटोमेटिक वैलिड होगी। मतलब इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये बिल ड्रॉ किया गया है, मतलब तुम फ्रॉडफुली नहीं लिया, मैं एज्यूम कर रहे हैं। फॉर कंसिडरेशन ड्रॉ किया गया है, मतलब तुम मेरे को पैसा पाता था इसीलिए तुमको दिए, उस पर पर्टिकुलरली डेट मेंशन्ड है, बियरिंग अ डेट। एवरी एक्सेप्टेड व्यू इज एक्सेप्टेड विद अ रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम है इसका भी मैच्योरिटी होने में, मतलब मैच्योरिटी के बाद एंडोर्स नहीं होता ये सब, मैच्योरिटी के पहले एंडोर्स होता है। एवरी ट्रांसफर ऑफ एनआई वाज मेड बिफोर इट्स मैच्योरिटी, लो बोल भी थी, हर ट्रांसफर मैच्योरिटी के पहले हुए, मतलब मैच्योरिटी के बाद ट्रांसफर नहीं होगा, मैच्योरिटी के बाद जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट होगा मैच्योरिटी के दिन, वही फिर अल्टीमेट ओनर हो जाएगा, उसी को पेमेंट मिलेगा। तो इनवैलिड हो जाएगा, ये तो इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, एंडोर्समेंट अपीयरिंग अपॉन एनआई वेयर मेड इन द ऑर्डर ऑफ व्हिच दे अपीयर अपॉन। देखो सबसे पहले तुम्हारा नाम मेंशन था, अब तुम्हारे बाद जिसका नाम मेंशन तुम कर दिया पेमेंट उसको मिलेगा, अगर वो किसी का नाम मेंशन कर दिया तो पेमेंट उसको मिलेगा। तो जिस ऑर्डर में मेंशन है उसी ऑर्डर में कहानी चलेगा, लास्ट वाले को पेमेंट मिलेगा। अब उसके ऊपर वाला आगे पैसा नहीं मांग सकता। मानेंगे ये प्रॉमिसरी नोट वगैरह प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड है, मतलब विदाउट स्टैम्प वैलिडिटी नहीं है। हाँ, द होल्डर ऑफ एनआई और होल्डर इन ड्यू कोर्स, यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आएगा, इसको आगे जाके पढ़ेंगे। होल्डर किसको बोलते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स किसको बोलते हैं, ये दोनों बहुत काम करता है। होल्डर उसको बोलते हैं मैच्योरिटी के दिन जिसके हाथ में वो बिल है, या वो प्रॉमिसरी नोट है या वो चेक है, और होल्डर इन ड्यू कोर्स उसको बोलते हैं जिनके मैच्योरिटी के पहले जिनके हाथ से वो निकला है। मान लो राहुल के पास एक प्रॉमिसरी नोट था, राहुल दिया नीरज को, नीरज दिया मान लो औरित्रो को, औरित्रो दिया रितम को, रितम दिया मान लो
किसी भी एक अभिषेक सर को, साग्निक को दिया, और साग्निक दिया लास्ट में पवित्रों को, मेच्योरिटी के दिन वो पवित्रों के हाथ में, तो पवित्रों कहलाएगा होल्डर और ये सब पार्टीज कहलाएगी होल्डर इन ड्यू कोर्स। मतलब होल्डर के पहले जो लोग ओनर था तो बोलेंगे होल्डर ही। एकदम सिंपल सा बात। एकदम। अब ये लोग एक एक करके टॉपिक चालू किया, अपने 3 आइटम पढ़ते हैं, चेक, बीआर और प्रोमिसरी नोट। पहला चालू किया प्रोमिसरी नोट। तो प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, ये कोई बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं है। मतलब यहाँ पे नोट का मतलब वो नोट नहीं, वो रुपया वाला नोट, वो नहीं है। ये नीरज राहुल के ऊपर या पवित्र नीरज के ऊपर एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ जो करते हैं, यहाँ पर भी देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो फीचर है वो सब यहाँ पे सेम रहेगा कि अनकंडीशनल है, साइंड है और एक सम ऑफ मनी पेमेंट करने का प्रॉमिस है उसके अंदर एक सर्टेन पर्सन को। ठीक है, वो बियरर भी हो सकता है और सर्टेन पर्सन यानी एट ऑर्डर भी हो सकता है। जो सर के ऊपर पड़े तो भाई फीचर्स आ गया घूम के। एक बात, एक लाइन में पवित्रो प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिफरेंशिएट कर सकते हो? नॉलेज है? ये सर तो वही है ना, मतलब जो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो तुम पढ़ा था क्लास 11 में चैप्टर। हाँ, मतलब बिल्स ऑफ तो सिर्फ वो बिजनेस पर्पस के ट्रांजैक्शन के लिए होता है, पर प्रॉमिसरी नोट तो कोई भी किसी भी मतलब इसमें वो यूज कर सकते हैं हम लोग। मतलब वेरी गुड। एक पॉइंट तो ये करेक्ट करो। दूसरा पॉइंट डिफरेंस ये समझना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम तुमसे अगर पैसा पाते हैं तो हम ही बिल ड्रॉ करके लाए, तुम्हारे ब्याह में हम ही लिखा उसके आई पवित्रो हल्दर प्रॉमिस टू पे नीरज दिस एंड दिस अमाउंट एट सच एंड सच डेट। ये कौन बना के ला रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? सेलर खुद जो पैसा पाता है, मतलब सेलर ही ड्रॉवर होता है मेनली, या सेलर के ब्याह में कोई लॉयर वगैरह ड्रॉ करे वो अलग बात हो गया। लेकिन ये बनवा कौन रहा है या बना कौन रहा है? सेलर खुद। पेमेंट करने वाला पार्टी केवल साइन करके वापस दे दे, वो एक्सेप्ट कर रहा है केवल। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड लैंग्वेज यूज होता था। लेकिन प्रोमिसरी नोट में ना बेटा, पवित्र हल्दर नीरज को पेमेंट करने वाला है ना, तो पवित्र हल्दर ही वो प्रोमिसरी नोट बनाएगा। मतलब यहाँ पे, हाँ मतलब यहाँ पे मेकर या ड्रॉवर खुद पेमेंट करने वाला पार्टी है, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेकर या ड्रॉवर पैसा मिलने वाला पार्टी। ठीक है ना? पर प्रॉमिसरी नोट में कोई क्या टाइम लिमिट होता है मैच्योरिटी के? जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 महीने होता है, ग्रेस डेट 3। यहाँ पर भी सेम कहानी है एकदम। तभी तो तेरे को हम पहले डिफरेंस बताया है कि बाकी सब चीज मोटा मोटी सेम ही है। ठीक है ना? हाँ, तो देखो अब यहाँ पे बोला पार्टीज कौन होगा प्रोमिस नोट में? एक मेकर होगा, एक पेई होगा। मेकर कौन है? तो मेकर द प्रॉमिस टू पे मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिसको पेमेंट करना है वही मेकर हो गया है। जबकि पेई कौन हो गया? द पर्सन टू द अमाउंट और द नोट इज पेएबल, जिस आदमी को पैसा मिलना है। प्रोमिसरी नोट का देखो यहाँ दिया, देखो तो ऐसे बनता है, आई जो फिलिप्स एग्री एंड प्रॉमिस टू पे इन वेरिएशन अ सम ऑफ $1,000 विद एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 10% पेएबल ऑन सितंबर 28, 2021। बनाया कब है? जुलाई 28, 2021, और उस पर लिखा है इस तारीख को पेमेंट करेंगे। ठीक है, और खुद ही नीचे साइन करके दे देगा। तो देखो वो खुद जो फिलिप्स खुद ही बनाया और खुद ही लिखा आई जो फिलिप्स एग्रीड एंड प्रॉमिस टू पे। और यही तुम जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में लिखते हो तब तुम बोलते हो जो पैसा पाता है वही पार्टी बिल बनवाता है या बना के लेके आता है, मतलब वो ड्रॉवर है। तो यहाँ दो पार्टी है, केवल मेकर और पेई। ठीक है, अब इसका फीचर्स में देखो वही लिखा, इन राइटिंग होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, डेफिनिट और अनकंडीशनल होना चाहिए, मनी प्रॉमिस टू पे मनी ओनली। अब वहाँ ये नहीं लिख सकते आई प्रोमिस हल्दर प्रॉमिस टू गिव नीरज अ लैपटॉप, मतलब सामान देने का प्रोमिसरी नोट नहीं बन सकता सर, पैसा का ही लेन देन का प्रोमिसरी नोट बन सकता। ठीक है, पवित्र हल्दर हो सकता है नीरज से लैपटॉप लिया तो उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर, वो अलग बात हो गया। बट पवित्र हल्दर नीरज को सामान नहीं दे सकता, यानी सर सीधा एक वर्ड में बोले नहीं काइंड नहीं हो सकता।
यहाँ पे सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए। ऑब्वियस बात है ना बेटा, यहाँ पे लिखोगे क्या लमसम मनी, या ऐसे लिखोगे क्या $1,000 और $2,000? नहीं सर्टेन होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे प्रॉमिस टू मेक, हाँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा आई प्रॉमिस टू पे। देखो लैंग्वेज भी वैसा है, आई जो फिलिप्स एग्रीज एंड प्रॉमिस टू पे। मेकर और पे ही दोनों सर्टेन होना चाहिए, ऑब्वियस बात है सर। मस्ट बी स्टैम्प होना चाहिए, ऑब्वियस बात है सर। और अगर बाद में स्टैम्प को कैंसिल करना है तो स्टैम्प को प्रॉपर्ली कैंसिल करना पड़ेगा अपना साइन करके। मतलब अगर वो फिर से प्रॉमिसरी में डिसऑनर होता है तो जहां स्टैम्प लगा है वहां पे कैंसिल लिख के साइन करना पड़ेगा, तब वो कैंसिल होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिटी चेक है यहाँ पे। कैन promissory note be made payable to bearer as per the definition of promissory note? Yes. However, as per RBI, promissory note cannot be made to bearer. क्या मस्त बात ले जाए देख। दोनों जगह एक्ट में क्या लिखा है? बियरर को हो सकता है ना? लेकिन ये जो बनते हैं बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक या प्रॉमिसरी नोट, ये सब आरबीआई का नोटरी ऑफिसर से स्टैम्प होगा ना। यहाँ स्टैम्प का मतलब क्या, तुम्हारे बिजनेस का स्टैम्प थोड़ी ना बोला है यहाँ पे। यहाँ स्टैम्प का मतलब आरबीआई का नोटरी हाउस से, मतलब कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी का स्टैम्प का बात हो रहा है यहाँ पे। और बेटा स्टार्टिंग से जिंदगी में तुम जब से कॉमर्स में एंट्री की हो, तुम दो बात बहुत कॉमन पढ़े हो। क्या सर? एक तो ये पढ़े हो कि इंडिया में जो भी बैंकिंग या फाइनेंशियल सिस्टम है उस पूरा का कंट्रोलर कौन है? सेंट्रल बैंक, आरबीआई। हाँ वही ठीक है, सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक को आरबीआई बोलते हैं, ठीक है ठीक है। यानी सर इंडिया का मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम पूरा आरबीआई के डायरेक्शन पे चलता है। और इंडिया का जो फाइनेंशियल वो क्या बोलते हैं उसको, शेयर मार्केट है, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है पूरा, वो पूरा का पूरा सेबी के गाइडलाइन पे चलता है। तो और ये जो तुम्हारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट, ये सब तो आरबीआई के डायरेक्शन में आना चाहिए। तो यहाँ पे आरबीआई जो बोला अल्टीमेटली मानना तो तुमको पड़ेगा। मतलब सर हम लोग नॉर्मल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में प्रॉमिसरी नोट बियरर के नाम पे नहीं दे सकते, वहां नाम लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने लायक बात। तो यहाँ पे लॉ सेज दैट promissory note should be promised to pay a certain sum. It is okay to write pay to Mr. S ₹50,000 with 10% interest per annum. तो क्या इसको certain sum माना जाएगा? हाँ ऑब्वियस बात है, लिख तो दिया 50,000 with 10। नहीं सर, मन में आ सकता था 10% इंटरेस्ट, तो अमाउंट मेंशन नहीं किया। अरे बेटा जी अगर 3 महीने का प्रॉमिसरी नोट है तो 50,000 का 10% 3 महीने के लिए, तो इसको सर्टेनिटी माने कि नहीं माने? इसको सर्टेनिटी या स्पेसिफिकेशन माने? हाँ मानेंगे। तो सर दो काम का बात है, आरबीआई बोलता है बियरर मत करो, लेकिन एक्ट बोलता है बियरर कर सकते हो। और इन अमाउंट स्पेसिफाइड होनी चाहिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी चेक। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट खत्म, हाँ प्रॉमिसरी नोट खत्म। अगला आ गया बीओई। बीओई इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, वही ज्ञान दिया। अनकंडीशनल ऑर्डर है, वही ज्ञान दिया। साइंड बाय मेकर होना चाहिए, यहाँ पे मेकर वर्ड गलत लिख होता है, यहाँ पे ड्रॉअर बोलना चाहिए, है ना सर? वही ज्ञान दिया। डायरेक्शन का सर्टेन पर्सन, ऑब्वियस बात है, जिससे सर्टेन इंसान को पैसा देने का बात हो रहा है। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, वो भी सर ऑब्वियस सा बात है। मतलब सर प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। दो एक टेक्निकली इशू कौन करता है उसमें वो एक फर्क है। जो तुम स्टार्टिंग में एक डिफरेंस बोला वो वाला बुक में कहीं लिखा नहीं, लेकिन बहुत काम का बात है। हाँ तो यहाँ पे बोला पार्टीज, यहाँ पे ड्रॉवर होगा सर। एक ड्रॉवर कौन हुआ? जो मेकर होता है, जो बिल बनाता है। ड्रॉई होगा जिसको पैसा मिलना है, जिसका नाम मेंशन है बिल में। सॉरी, ड्रॉई हो गया जो पे करेगा, हाँ, और पे ही हो गया जिसको पैसा मिलेगा। तो सर जनरली पे ही और ड्रॉवर सेम होता है। हम ही बना रहे हैं, हम ही तुम्हारे पास लेके आए, तुम ड्रॉई है, तुम साइन कर दिया, हम रख लिए। लेकिन कई बार होता है ना बेटा, मुझका पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे को लॉ का लैंग्वेज नहीं बनाना आता,
मेरे को नहीं पता है नोटरी वोटरी क्या होते हैं, तो हम किसी लॉयर या किसी ऐसा पर्सन को हायर किया कि ये सब बनवा दे, तो फिर वो ड्रॉवर हो जाएगा, कोई प्रोफेशनल एग्जैक्टली, तो फिर वो ड्रॉवर हो जाएगा। और जिसको मान लो एग्जांपल लेते हैं कि हम औरित्रों से पैसा पाते थे, हम नीरज है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक प्रोफेशनल है पवित्र, हम पवित्रों के पास गया, हम बोला हमको औरित्रों से पैसा मिलना है, एक काम करो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनवा दो जो कि औरित्रों से हम साइन करवा लेगा। तो बनाया कौन? पवित्र। तो पवित्र हो गया ड्रॉवर। पैसा मिलेगा किसको? नीरज को, तो नीरज हो गया पेई, और पैसा देने वाला कौन? औरित्र। तो औरित्र हो गया ड्रॉई, औरित्र हो गया ड्रॉई, नीरज हो गया ड्रॉवर, और नहीं आप हो गए, सॉरी हम हो गया पेई, हम हो गया पेई, और पवित्र हो गया ड्रॉवर। ठीक बात। और अगर खुद अगर ड्रॉ, हाँ, अब यहाँ पे पवित्र नहीं होता, अगर यहाँ पवित्र नहीं होता हम खुद ही बनवा लेते, तो हम ही ड्रॉवर होता, हम ही पेई होता। ये कहानी सिंपल। द पेई कैन बी ड्रॉन हिमसेल्फ, जब वो यहाँ लिख भी दिया चलो, द पेई कैन बी ड्रॉवर हिमसेल्फ, मतलब वो अपने नाम से बनवा रहा है, पार्टी को बोलता है पेमेंट कर। इसका भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फीचर्स सेम है, राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, मनी ओनली होना चाहिए, सर्टेन सम होना चाहिए, एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे होना चाहिए, ड्रॉवर ड्रॉइंग एंड पे सर्टेन होना चाहिए, मस्ट बी स्टैम्प्ड होना चाहिए। तो नॉर्मल ज्ञान था। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस भी दिया है सब, जनरली सेम क्या और डिफरेंस क्या दोनों बात बताया। देन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग ब्लैंक और करेंसी नोट, और यहाँ पे क्या लिखा है? राइटिंग, ये भी राइटिंग में होना चाहिए। यहाँ भी बोला अंडरटेकिंग साइन होना चाहिए, यहाँ भी साइंड होना चाहिए। यहाँ भी बोला टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, यहाँ भी बोला टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। यहाँ पे भी प्रॉमिस टू पे। हाँ, अब ये बड़ा बात है, क्योंकि तुम खुद बना के दे रहा था, तुम कौन? जो पेमेंट करने वाला पार्टी, तो तुम यहाँ पे प्रॉमिस दे रहा था, जबकि यहाँ हम बना रहे, मतलब हम तुमको ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम हमको पे करेगा और तुम उसको एक्सेप्ट करो। यही मेजर डिफरेंस है। यहाँ पर दो ही पार्टी होगा, मेकर एंड पेई, यहाँ पे ड्रॉ ड्रॉई पेई, तीन पार्टी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑब्वियस बात है बेटा, तुम ही तो बना के दे रहे, तुम क्या एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन यहाँ पे हम बनवा के ला रहे हैं ना, तो तुमको एक बार एक्सेप्ट करना पड़ेगा। खाली मेरे बना लेने से तो वो बन नहीं जाएगा, तुम जब तक साइन नहीं मारेगा, मतलब तुम एग्री नहीं करेगा कि आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं, तब तक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड ही नहीं होगा। हाँ, ये जनरली बियरर को पेएबल नहीं होता, क्योंकि देखो आरबीआई, देखो इंडिया में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन फॉलो होता है ना, और वो क्या बोलता है, अगर दो अलग अलग बात बोला जा रहा है लॉ के थ्रू, तो फिर ऐसे करो कि कोई सा भी नहीं टूटे। हाँ। तो यहाँ पे एक एक्ट बोलता है बियरर हो सकता है प्रोमिसरी नोट, लेकिन आरबीआई का एक्ट बोलता है, एनआई एक्ट बोलता हो सकता है, आरबीआई एक्ट बोलता नहीं हो सकता। तो दोनों को ऐसे हार्मोनाइज करो कि कोई सा भी लॉ न टूटे। तो सर जनरली हम लोग क्या करें सर? बियरर नहीं करें, है ना, नॉर्मल कर लीजिए सर, बियरर बनाइए ही मत एकदम। तो अपने आप ही दोनों लॉ बच जाएंगे, क्योंकि वो ये वाला बात ये बोला कैन बी ड्रॉन पेबल टू बियरर, लेकिन प्रोमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज बियरर को पे हो सकता है। हाँ, लेकिन इट कैन नॉट बी पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। इसका मतलब क्या? मतलब बियरर मैच्योरिटी के पहले आके पैसा मांगे तब नहीं मिलेगा उसको। अगर वो बियरर ड्रॉ किए, हाँ, उसके ऑन डिमांड नहीं हो सकता, मतलब जब मांगे तब नहीं। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी खत्म। तो उसके लिए वही सब नियम, वो सब नियम फॉलो करना पड़ेगा। डिस्काउंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो तो ऑब्वियस बात है, तुम एंडोर्स कर लो, किसी को डिस्काउंट कर लो, वो ठीक। अगला आ गया चेक। चेक इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब चेक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टाइप का चीज है, लेकिन ये ड्रॉन किस पे हो रहा है? बैंकर के ऊपर। देख, प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ना पैसा देने वाला पार्टी कोई बैंक नहीं होने वाला था। हम बैंक से जाके पैसा, ठीक है, डिस्काउंट करवा दिया वो अलग बात है, बट अल्टीमेटली जो पेमेंट करने वाला पार्टी है वो बैंक से नहीं हो सकता। यहाँ पर सर मेरा एक क्वेश्चन है
यहाँ पर एक यहाँ बोला है चेक इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो चेक में मेन बात देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो जो लोग जो पैसा पाता है वो तो ड्रॉ करते हैं ना, पर चेक तो जो पैसा देता है वो तो ड्रॉ करता है। वो वाला टीचर के पॉइंट समझ जाओ। यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहे है, समझो एक बात, तुम चेक ड्रॉ कर रहे है तुम, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली पे कौन करने वाला, तुम चेक का ड्रॉवर है, लेकिन पे तो बैंक करेगा। ओ हाँ, मेरे इंस्टीट्यूट ऑफ, हाँ बैंक ही करेगा। तो यहाँ भी तीन पार्टी इन्वॉल्व हो गया, यहाँ ड्रॉवर और पे ही सेम हो गया, सॉरी ड्रॉवर और नहीं सेम हुआ। ड्रॉवर वो हो गया जो जिसके अकाउंट से पैसा कटेगा, तो वही तो चेक ड्रॉ करता है ना, चेक बनाने वाला। पवित्र नीरज से पैसा पाता था, तो नीरज चेक ड्रॉ किया, नीरज ड्रॉवर है, लेकिन नीरज वो पेमेंट करने वाला पार्टी नहीं है, पेमेंट बैंक से होगा, और पैसा मिलने वाला पार्टी पवित्र है। नॉट एक्सप्रेसली टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, ये डिमांड पे ही पेमेंट होता है। मांगोगे बैंक से जाके तभी तो बैंक पैसा देगा, तुम जाए नहीं बैंक से मांगने, बैंक तुम्हारे घर आके पैसा थोड़ी नहीं देगा। हाँ, ये बड़ा गजब बात लिखा है, इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज और ट्रंकेटेड चेक। अब ये क्या होता है सर, आजकल वर्चुअल चेक भी चलता है, तो उसको चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को ये दोनों नाम से बुलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमेज बोल लो या ट्रंकेटेड चेक, वही वर्चुअल चेक जिसको बोलते हैं। इट शुड बी पेएबल व्हेनेवर द होल्डर इन कोर्स टू प्रेजेंट इट टू द ड्रॉइंग। ऑब्वियस बात है, जब वो बैंकर के पास जाएगा तभी बैंकर पे करेगा। चेक आर मैंडेटरी पेएबल ऑन डिमांड, जब मांगोगे तभी पे होगा, उसके अलावा नहीं। अरे ऑब्वियस बात है सर, बैंक घर थोड़ी ना आएगा, या बैंकर आके हमको थोड़ी नहीं बोलेगा अरे आपका पैसा ड्यू हो गया ले जाओ, उसको क्या फर्क पड़ता, मत हो नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और ट्रंकेटेड चेक का मीनिंग बताया, बहुत काम का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी बातें ना बेटी बेसिक कॉमन सेंस की थी बेटा, जो हम लोग नॉर्मली जानते थे सर, ऊपर जो बातें सुने हैं उनमें कोई एक आध छोटा मोटा बातों को थोड़ा सा डिफरेंट सुने हैं, लेकिन बात है कि मोटा मोटी सब वैसे ही सुने हैं सर। लेकिन ये दोनों कॉमन वर्ड नहीं है सर हमारे डे टू डे लाइफ। तो चेक इन इलेक्ट्रॉनिक चेक ड्रॉन इन ई फॉर्म बाय यूजिंग एनी कंप्यूटर रिसोर्स एंड साइंड इन अ सिक्योर सिस्टम, मतलब ऑनलाइन सिग्नेचर हुआ विथ ए डिजिटल सिग्नेचर, या जिसको बायोमेट्रिक विथ और विदाउट बायोमेट्रिक हो सकता है। एक सिस्टम होता है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, ये जो डिजिटल सिग्नेचर होता है ना, ये इसी सिस्टम से साइन करता है। तो सर सिंपल लैंग्वेज में बोलिए, जो कंप्यूटर के थ्रू ई फॉर्मेट में बना है और जिस पे डिजिटली सिक्योर्ड साइन है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक। लेकिन सर ट्रंकेटेड चेक क्या होता है, मीन्स अ चेक विच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द क्लियरिंग साइकिल, मतलब फिजिकली चेक बना था सर, लेकिन बाद में जब बैंक में जाता है ना वो, अब बैंक क्या करता है, उसको आरबीआई में भेजता है। एक जाना आरबीआई का क्लियरिंग हाउस होता है, सुनियो वो नहीं, आप बोले थे पहले एक बार, मतलब सेमेस्टर 1 में। चलो ठीक है, डिटेल में 1 मिनट बता देते हैं, डिटेल में 1 मिनट में बता देते हैं। पवित्रों से पैसा पाता था, औरित्रों के बाद क्या, औरित्रों चेक काट के दिया, औरित्रों का एक्सिस बैंक में अकाउंट था, वो चेक काट के दे दिया अपने एक्सिस बैंक का अकाउंट का। लेकिन पवित्रों का जो चेक अकाउंट है वो आईसीआईसीआई बैंक में। अब पवित्रों गया अपने बैंक में, स्लिप भरा और चेक जमा दे दिया अपने खाते में, आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट में जमा दे दिया। अब आईसीआईसीआई बैंक के एक्सिस बैंक के पास जाए और बोले, फिजिकली जाके बोले कि मेरे अकाउंट होल्डर तुम्हारे नाम पे चेक, तुम्हारा अकाउंट होल्डर मेरे अकाउंट होल्डर के नाम पे चेक काटा है, 2 पैसा उसके अकाउंट में डाल देते। ऐसा नहीं होता सर, ऐसे तो फिर सब बैंक एक दूसरे पे चेक ड्रॉ करता रहते हैं, तो कौन किसके पास जाके पैसा मांगता रहे। तो आरबीआई में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है क्लियरिंग हाउस, सारा चेक एंड ऑफ द डे वहां जमा हो जाएगा। सारा बैंकों का आरबीआई में बैंक अकाउंट होगा, ऑब्वियसली सर होना ही पड़ेगा। सारे देश का गवर्नमेंट्स, मतलब यूनियन टेरिटरी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंक्स, ये सब का अकाउंट कहाँ खुला हुआ है, आरबीआई में। तो आरबीआई क्या करेगा, अल्टीमेटली पूरा कैलकुलेशन करेगा, कौन सा बैंक किस बैंक से कितना पैसा पाता है फाइनली।
उल्टा भी तो हो सकता है ना। एक ऐसा भी क्लाइंट था जिसका आईसीआईसीआई में अकाउंट था, वो एक ऐसे कस्टमर को चेक दिया जिसका एक्सिस बैंक में अकाउंट है। तो सब बैंक एक दूसरे से जो पैसा पाता है, आरबीआई का क्लियरिंग हाउस पूरा कैलकुलेशन करेगा और फाइनल पेमेंट जो अल्टीमेटली नेट करके नेट अमाउंट, मान ले आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस बैंक से 1000 रुपया पाता है, आईसीआईसीआई एक्सिस से 1000 पाता है, और एक्सिस भी आईसीआईसीआई बैंक से 900 रुपया पाता है। तो अल्टीमेटली वो एक्सिस से 100 रुपया काट के आईसीआईसीआई को 100 रुपया दे दे। तो यही काम म्यूचुअल सेटअप करके फाइनल बैलेंस दे दे, जो जिससे अल्टीमेटली एंड ऑफ द पॉइंट पाता है। तो ऐसे सर ये क्लियरिंग हाउस काम करता है। तो बेटा जी जो क्लियरिंग हाउस में चेक जाएगा उसको वो लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब तुम तो फिजिकली चेक काटा था, पवित्रों को फिजिकल चेक ही दिया था, लेकिन बैंक उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो देखो यहाँ पे लिखा है अ ट्रंकेटेड चेक मींस चेक व्हिच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग अ क्लियरिंग साइकिल आइदर बाय क्लियरिंग हाउस और बाय बैंक। या तो बैंक ही भेज दिया ऐसे ट्रंकेटेड बना के, या क्लियरिंग हाउस को ट्रंकेटेड खुद बना लिया। इमीडिएटली ऑन जनरेशन ऑफ ई इमेज फॉर ट्रांसमिशन, तभी वो पेएबल या पेमेंट रिसीव किया जाएगा जब वो ई इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिजिकल मूवमेंट को कन्वर्ट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये वाला चेक जो है ना बेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म चेक, ये तो स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन मोड में था, लेकिन ये पहले फिजिकल था और बाद में आरबीआई का क्लियरिंग हाउस या बैंक खुद उसको इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट किया। सर यहाँ भी 3 पार्टी है, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉवर मतलब जो मेकर, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या बोला देखो, द मेकर ऑफ द चेक लायबिलिटी प्राइमरी एंड कंडीशनल, यानी चेक कंडीशनल हो सकता है। ड्रॉई में क्या बोला था, स्पेसिफाइड बैंक ऑन होम द चेक इज ड्रॉन। ऑब्वियस बात है, ड्रॉई कौन हुआ, वो बैंक, और पेई कौन हुआ, जिसके नाम पे वो चेक, मतलब जिसके अकाउंट में पैसा जाएगा। ठीक है, यहाँ बोला द पेई एंड द ड्रॉवर हिमसेल्फ। ऑब्वियस बात है, जनरली पेई और ड्रॉवर सेम ही होगा। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चेक, सर वही जान लिया, ये टाइप ऑफ कैरेक्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे इसका, लेकिन ये बैंकर पे ड्रॉ होता है, वो भी ऑन डिमांड पेमेंट होता है। ऑल चेक्स आर बिल्स बट ऑल बिल्स आर नॉट चेक्स। ठीक है ना सर। चेक का बहुत टाइप होता है, एक होता है क्रॉसिंग ऑफ चेक। ये बेटा जी एक चेक है, देखो फॉर्मेट ऐसा ही होगा। हाँ, यहाँ पे हम लिखा है, यहाँ पे हम लिखा है पवित्र हल्दर। यहाँ पे डेट होता है, मान लो 2 सितंबर 2023। यहाँ पर होगा अमाउंट इन वर्ड्स, और यहाँ एक बॉक्स बना होगा जहाँ रुपया में अमाउंट होगा 2 लाख। हाँ एकदम। और यहाँ हो जाएगा 2 लाख ओनली। यहाँ पे बैंक का कुछ कोड वोड होगा, वो ICR कोड बनते हैं वो सब, और यहाँ पे सिग्नेचर का जगह होगा। यहाँ पर हम 2 लाइन ड्रॉ किया है, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक। 2 टाइप का क्रॉसिंग होता है, ओपन चेक और क्रॉस चेक। ओपन चेक आर पेड ऑन द काउंटर, जिसको तुम बियरर भी बोलते हो, मतलब विदाउट क्रॉसिंग। तुम ऐसे याद करो, विद क्रॉसिंग, विदाउट क्रॉसिंग। विदाउट क्रॉसिंग को ओपन चेक बोलेंगे, और क्रॉस चेक मतलब इंस्ट्रक्शन टू पे बैंक दैट द पेमेंट नॉट टू बी मेड एट द काउंटर बट थ्रू अ बैंक अकाउंट। मतलब तुम जाके कैश उठा नहीं सकता बैंक काउंटर से, ये तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा। हाँ, मेरे अकाउंट से कट के तुम्हारे बैंक अकाउंट में जाएगा पैसा, तुम फिजिकली कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉसिंग चेक, क्रॉसिंग क्यों करते हैं, टू मेक द पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट को फिक्स करने के लिए। ठीक है, एंड डज नॉट अफेक्ट नेगोशिएबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी बाय द चेक। ये दोनों काम का बात है। अब क्रॉसिंग कितने टाइप का होता है, एक होता है जनरल क्रॉसिंग, जस्ट 2 लाइन ड्रॉ कर दिया विदाउट एनी वर्ड्स। एक होता है स्पेशल क्रॉसिंग, लाइन भी ड्रॉ किया एंड नेम ऑफ द बैंकर मेंशन किया विद और विदाउट वर्ड्स। मतलब हम 2 लाइन ड्रॉ किया, वहाँ पे SBI लिख दिया, नाम पर। हाँ, व्हेन वर्ड रेस्ट्रिक्टेड चेकिंग, जहाँ पे हम लिख दिया अकाउंट पे, इज एडेड टू जनरल स्पेशल। हाँ,
दिस बिकम नॉट नेगोशिएबल, हाँ। मतलब फिर वो किसी और के अकाउंट में तुम उसको मतलब है वो नहीं कर सकता, क्या बोलते हैं, एंडोर्स नहीं कर सकता फिर किसी। जिसको बस भाई मेरा चेक है, मेरे हमें वो पैसा मिलेगा। और एक लिख दिया नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, वो दो पैरेलल लिख नॉट नेगोशिएबल लिख दिया, ठीक है। तो ये 4 टाइप का चेक होता है। वेयर अ चेक इज क्रॉस स्पेसिफिकली और दैट इज टू अ बैंकर, द बैंकर टू whom it is drawn shall refuse पेमेंट एक्सेप्ट द बैंकर टू whom it's crossed। मतलब तुमको अगर हम वहां पे SBI बैंक लिख दिया, अब हाँ। बेटा जी तुम्हारा 2 बैंक अकाउंट है, SBI में एक, मान लो कैनरा बैंक में भी है, मेरा ICICI बैंक में तुमको चेक काट के दिया ICICI बैंक का और चेक में लिख दिया SBI, मतलब अब तुम अपना SBI बैंक में जमा कर पाएगा खाली, अब तुमको तुम चाह के भी कैनरा बैंक में जमा नहीं कर पाएगा, हाँ इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड हो जाएगा। नॉट नेगोशिएबल का लोग गलत मीनिंग पकड़ते हैं। नॉट नेगोशिएबल मतलब किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, फिर यही आता है ना। हमको तो लगा था कैंसिल पहले, उसके बाद नहीं, हमने नहीं देखो रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में क्या बोला है, हम अकाउंट पे लिख दिया जिसका मतलब है दिस बिकम नॉट नेगोशिएबल एंड इज नॉट स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। लेकिन अब देखो नॉट नेगोशिएबल का मतलब बताया, दिस रिक्वायर्स राइटिंग ऑफ वर्ड नॉट नेगोशिएबल इन एडिशन टू द पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन के लिए लिखना पड़ेगा। अ चेक which crossing is not negotiable but continue to be transferable as before, it is the title of transfer is defective, the transfer will also be so। यहाँ जब हम नॉट नेगोशिएबल लिख दिया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि अगर मेरा टाइटल डिफेक्टिव निकला तो फिर तुम्हारा भी टाइटल डिफेक्टिव हो जाएगा। Thus addition to the word not does not restrict the further transfer, इसका मतलब ये नहीं किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, but it entirely take away the main feature of negotiability, which is holder with defective title can give title to subsequent holder in due course। मतलब बेसिक रूल क्या बोलता है, अगर तुम मेरे से गुड फेथ में कोई डॉक्यूमेंट लिया है तो तुम्हारे पास उसका ओनरशिप सही रहेगा, तुम्हारा ओनरशिप डिफेक्टिव नहीं होगा, भले ही मेरा ओनरशिप डिफेक्टिव था। बेसिक रूल ये बोलता है, ऊपर से पढ़ते हुए आए, लेकिन बेटा जी यहाँ तुरंत बोल दिया कि अगर हम नॉट नेगोशिएबल लिख दिया तो ये वाला रूल टूट जाएगा। अब नॉट नेगोशिएबल लिखने के साथ ही ये चेक अगर मेरा टाइटल डिफेक्टिव है तो तुम्हारा भी डिफेक्टिव है। नेगोशिएशन नहीं, खराब है मतलब वही तो। हाँ नेगोशिएबल नहीं है, ये खराब। हु में क्रॉस, कौन क्रॉसिंग कर सकता है, जनरली ड्रॉवर ही क्रॉसिंग करते हैं, या फिर मेरे को तुम दिया हम क्रॉसिंग कर दिया था कि अब हम जिसको दे वो आगे किसी को न दे पाए, या फिर कई बार बैंकर भी क्रॉसिंग करता है, लेकिन बैंकर ना ऐसे नहीं करता, बैंकर क्रॉसिंग ऐसे करे। अच्छा, क्योंकि मान लो बैंकर क्रॉसिंग है, तुम जब चेक जमा करता है ना कभी, तुम देखना वो जो बैंक का स्टाफ है ना वो तुमसे लेके ऐसे 2 लाइन खींच देगा। क्यों? कि अगर वहां के ड्राइवर से कोई चोरी कर लिया और फिर बैंक में पहुंच गया पैसा लेने तो दिक्कत हो जाएगा। एक ही चेक से 2 बार पेमेंट हो जाएगा। ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता। एक चेक से 2 बार पेमेंट कैसे हो सकता है? तो बैंकर पहले ही खींच दिया ये लाइन, ताकि उसके बाद अब अगर कहीं बाई गलती से भी वो चेक कोई और लेके आ जाए तो तुरंत बैंक बोलेगा नहीं भैया इसका तो पेमेंट नहीं हो, है ना, ऑलरेडी हो गया है भाई। तो देखो तुम क्रॉस किया, कौन जो ड्रॉ किया या जिसके होल्डर में वो क्रॉस किया, एकदम मतलब तुम क्रॉसिंग करके नहीं दिया था, अब हम क्रॉसिंग कर दिए, और बैंकर भी क्रॉस कर सकते हैं, तो ये 3 क्रॉसिंग होती है। अब आता है प्रोटेक्शन ऑफ लायबिलिटी ऑफ द पेइंग बैंकर। बैंकर का भी कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए। बैंकर का क्या लायबिलिटी हो, तो पहले बोला है चेक पेएबल टू ऑर्डर। When a check payable to order purpose to be endorsed, it may on behalf of the payee, the banker is discharged by the payment in due course. When a check payable to order purpose to be endorsed by on behalf of the payee, payee कौन था? पेई तो हम ही होगा ना, मतलब चेक ऑर्डर किया है। हाँ, तो बैंकर का कोई गलती नहीं है, बैंकर पेमेंट कर देगा और अब बैंक का लायबिलिटी खत्म।
The banker can debit his customer account. The banker can debit his customer account even though the endorsement by the payee turned to be forgery. तुमको हम एंडोर्स नहीं किया था, तुम फ्रॉडफुली मेरे से एंडोर्स करवा लिया था, चोरी हो गया। तो बैंकर का यहाँ कोई गलती नहीं है, तुम्हारा मेरा सिग्नेचर है तो और वो आके बैंक में डिपॉजिट कर दिया, आप बैंक पेमेंट समझ कर गया, देगा, बैंक का कोई गलती नहीं है। चेक पेएबल टू बियरर, अगर हम बियरर के नाम का चेक दिया है, वंस अ बियरर इज ऑलवेज अ बियरर, तो हाँ। बैंकर तुरंत उसको पेमेंट कर देगा। बैंकर को कोई मतलब नहीं है कि ये फ्रॉडफुल तुमसे चुरा के लाए, देखो बैंक भाई को थोड़ी क्या बैंक देखते हैं कि बुक टाइटल है या बैंक टाइटल है, तो वही तो इसीलिए क्या लिखा कि बैंक को कोई मतलब ही नहीं। बैंकर क्या मान रहे, डज हाँ। नॉट मैटर वेदर द अपरेंट होल्डर इज द ओनर और नॉट, जिसके हाथ में चेक है वो ओनर है कि नहीं है, बैंक को कोई फर्क नहीं। वही क्रॉस चेक, where the drawee banker has paid the cross check in due course, the drawee banker and drawer shall be considered to have paid such amount to the true owner thereof. अगर क्रॉसिंग ऑफ चेक है तो फिर बैंक ठीक है। उस क्रॉसिंग वाले अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर कर दिया, बैंकर का कोई गलती नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो क्रॉसिंग वाला करके जो तुम किया तो उसको पेमेंट हो जाएगा, और मान लेंगे बैंक ट्रू ओनर को पेमेंट की। Whether payment is made not made in due course, example cross check not paid by the banker, the drawee banker shall be liable to the true owner. हाँ, क्रॉसिंग करने के बाद जमा हो गया और फिर बैंकर पेमेंट नहीं किया तो उल्टा बैंकर के ऊपर लायबिलिटी आ जाएगा। तो क्यों नहीं किया? Exception in case of forgery payment by check, the drawer signatures were forged. If the drawee bank made the payment only the drawee signature were forged, then such bank shall be liable to true owner. That is, payee banker shall be liable to make payment to check on which the drawer's signature were forged. अगर चेक फ्रॉडरी साइन लीगल है तब बैंक पेमेंट कर देगा, भले किसी के भी हाथ में पेपर हो, लेकिन अगर साइन फ्रॉड करके है, मतलब तुम मेरा फॉल्स सिग्नेचर मारे डुप्लीकेट और बाद में सिग्नेचर थोड़ा भी मिसमैच निकला, देख डिट्टो निकल गया, बैंकर कुछ नहीं कर पाएगा। अगर हम साबित नहीं कर पाया कि ये फ्रॉड साइन है तो फिर बैंकर का कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर हम ये फ्रॉड साइन साबित कर दिया, हाँ अगर हम साइन तो फ्रॉड होता है, भी नहीं वैसे। नहीं सब होता है, हाँ, सब होता है। जीटा को भी कर देगा साइन पूरा, वैसा होता है कॉपी पर एकदम असली साइन को नकली कर देगा। अब देख कर ही दिया ऐसा साइन तो क्या कर लोगे? यहाँ पे ये रूल बता रहे कि अगर कर ही लिया कोई ऐसा साइन, अगर हो गया ठीक है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाँ तो फिर तो बैंकर का कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर साइन मिसमैच है और फिर बैंकर पेमेंट कर दिया तो बैंकर का लायबिलिटी आ जाएगा। नो वही, अब ये कैसे? हाँ ये वो पेई बैंकर, मतलब जिस बैंक से पैसा निकल रहा है। अब बोल रहे प्रोटेक्शन ऑफ लायबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग बैंकर। बैंकर इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस, बैंक अगर गुड फेथ में पैसा लिया है वो भी विदाउट नेग्लिजेंस, तो फिर उसका कोई लायबिलिटी नहीं होगा कलेक्टिंग बैंकर। रिसीविंग पेमेंट फॉर कस्टमर अ चेक क्रॉस जनरली और स्पेसिफिकली टू हिमसेल्फ शैल नॉट इन केस टाइटल ऑफ चेक टू डिफेक्टिव इनकर एनी लायबिलिटी टू ओनर। कलेक्टिंग बैंकर का कोई गलती नहीं है अगर टाइटल डिफेक्टिव है तो, ठीक है। तो यहाँ पे बैंकर को प्रोटेक्शन दिया गया सर, क्योंकि लोग फ्रॉड करके बैंक के ऊपर इल्जाम डाल देंगे फिर तो। एकदम वो तो हाँ होता है इंडिया में। अवेल सच प्रोटेक्शन द बैंकर, हाँ लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए बैंकर को एक बात प्रूव करना पड़ेगा। बैंकर हैज रिसीव्ड द पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक, कलेक्शन वाज मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर एंड बैंक मस्ट इन गुड फेथ और विदाउट नेग्लिजेंस। मतलब नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए और गुड फेथ नहीं होना चाहिए। समझ गया। यहाँ पे बोला है पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है? apparent payment in accordance with the apparent tenure of the instrument in good faith without negligence to any person possession thereof under circumstances which do not afford to then not entitled to receive payment, unless and until वो entitled ही नहीं था पैसा रिसीव करने के लिए और बैंक नेग्लिजेंसी में काम किया तब अलग बात है। लेकिन अगर बैंक गुड फेथ और नेग्लिजेंसी में काम किया है, विदाउट नेग्लिजेंसी में काम किया है तो मानेंगे पेमेंट ड्यू कोर्स में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं।
एक्सेप्टर एंड एक्सेप्टर फॉर ऑनर, दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। हु इज एक्सेप्टर एंड हु इज एक्सेप्टर फॉर ऑनर? आफ्टर ड्रॉइंग ऑफ बिल, आफ्टर ड्रॉइंग ऑफ बिल हैज साइन्ड एन असेंट अपॉन द बिल and delivered the same or give notice of signing to the holder or some other person on his behalf, he is called the acceptor. तुम हमसे एक पैसा पाता था, हम एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ किया या चेक ड्रॉ किया, उस पर अपना साइन किया और तुमको डिलीवरी कर दिया या तुमको बता दिया, नोटिस दे दिया कि तुम आके ले जाओ, तो तुम क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर। An acceptor is a drawing who has signed an assent upon the delivery to the holder. लेकिन एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्या होता है? तुम साइन कर रहे है लेकिन मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है कि तुम पैसा देगा या डुबो देगा इस चेक को, लास्ट में डिसऑनर कर देगा, तो तेरे भी आप में जो गारंटी दे रहे हैं ना वो हो जाएगा एक्सेप्टर फॉर ऑनर। एक्सेप्टर जनरली वो हो गया जिसके अकाउंट से एक्चुअली में पेमेंट जाना है, जिसको एक्चुअली पे करना है। लेकिन एक्सेप्टर फॉर ऑनर कौन हो गया? जो गारंटी ले रहा है एक तरीके से क्या हम पे करवाएगा, मतलब ये बिल डिसऑनर नहीं होगा इस बात का हम जिम्मेदारी ले रहे। तो देखो क्या लिखा है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस एंड एनी पर्सन एक्सेप्टेड फॉर ऑनर ऑफ द ड्रॉवर ऑफ द और एंडोर्सर, सच पर्सन इज कॉल्ड एक्सेप्टेड फॉर ऑनर। मतलब बिल डिसऑनर हो गया है, जिसको एक्चुअली पे करना था वो पे नहीं कर रहा है, लेकिन कोई आदमी है जो बोला था कि बिल को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, हम पे करेंगे, तो उसको बोला जाए कि वो पे कर रहा है, वो गया एक्सेप्टेड फॉर ऑनर। इन अदर वर्ड्स इट इज अंडरटेकिंग बाय ए थर्ड पार्टी टू एक्सेप्ट एंड पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज दैट वर डिसऑनर्ड आइदर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सेप्टेंस सुप्रा प्रोटेस्ट, इसका एक नया नाम एक्सेप्टेंस सुप्रा प्रोटेस्ट। अब यहाँ एक छोटा सा बात बोला, हाउ एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर मस्ट बी मेड। यहाँ बोला पर्सन डिजायरिंग टू एक्सेप्ट फॉर ऑनर मस्ट बी राइटिंग ऑन द बिल अंडर द हैंड डिक्लेयर दैट ही एक्सेप्ट अंडर प्रोटेस्ट। मतलब जो आदमी वो एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर बनने को तैयार है उसको राइटिंग में लिखना पड़ेगा बिल के नीचे एक्सेप्टेंस फॉर अंडर प्रोटेस्ट। द प्रोटेस्टेड बिल फॉर ऑनर। हाँ, मतलब हम तुम्हारे ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, बट हमको डाउट था तुम पे नहीं करेगा, तो तुम्हारे पापा एक्सेप्टर फॉर ऑनर बन गए कि अगर पवित्र पे नहीं किया तो हम पे कर देंगे। तो उनको बिल के नीचे लिखना पड़ेगा अपना साइन करके एक्सेप्ट अंडर प्रोटेस्ट। एक्सेप्ट अंडर प्रोटेस्ट मतलब पहला जिम्मेदारी उनका नहीं है, प्राइमा फेसी जिम्मेदारी उनका नहीं है, वो तो तेरा ही है। तुम नहीं किया तो तुम नहीं किया तो उनका वो भी जिम्मेदारी लेते। मतलब हम पहली बार में जाके उनका गला नहीं पकड़ सकता, हम तेरे पास आए ही नहीं, हम डायरेक्ट जाके तुम्हारे पापा को बोल रहे कि सर पवित्र वो बिल आप पेमेंट कीजिए, डेट आ गया। वो बोले तुम पवित्र से पैसा मांगा, बोले नहीं उससे क्यों मांगेंगे, आप तो बोले थे आप दे ही देंगे तो आप ही दे दीजिए। बोले ना, पहले उसके पास जाओ, अगर वो डिसऑनर किया तो मेरे पास आके प्रोटेस्ट करना है ना। वो पूरा वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट समझ गया। हाँ, वहां भी तो पढ़ते थे गारंटी, एक्ट ऑफ गारंटी वाला। हाँ, ये सर वही है टाइप का, वही है सर। हाँ, एसेंशियल वैलिड एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर के लिए क्या क्या बातें वैलिड होनी पड़ेगी? ऑनर मस्ट कंसेंट टू एक्सेप्ट फॉर ऑनर, पहला बात तो उसका कंसेंट होना चाहिए। बिल मस्ट बी नोटेड और प्रोटेस्टेड, हम आगे पहले प्रोटेस्ट भी करे तभी तुम पेमेंट करेगा। पवित्र नहीं दिया, हम उसके पापा के पास गया ही नहीं तो उनका कोई जिम्मेदारी नहीं। मेड बाय पर्सन नॉट ऑलरेडी लाइबल, तुम नहीं लिख सकता नीचे अंडर प्रोटेस्ट, कोई और ही लिखेगा। तेरा तो पहला लाइन है, तुम ही क्या लिख रहा नीचे दोबारा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी फॉर द ऑनर ऑफ एनी पार्टी ऑलरेडी लाइबल फॉर द बिल, तेरा इज्जत बचाने के लिए, तेरा ऑनर बचाने के लिए वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये राइटिंग में होना चाहिए, ऑब्वियस बात है सर, यहाँ सब कुछ राइटिंग में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ओरल एग्रीमेंट है ही नहीं। वो जो हमेशा एग्रीमेंट का डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटेन, तो यहाँ पर पूरा रिटेन एक्सप्रेस्ड पूरा मस्ट बी फॉर द होल अमाउंट ऑफ द बिल। ये नहीं बोल सकते वो बिल 2 लाख का हम 1.5 लाख तक देने को तैयार है। भैया बिल में जितना पार्टली ऑनर्ड नहीं होगा।
एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर बनना है तो फुल्ली बनो। एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर मस्ट बी मेड फॉर बिफोर बिल इज ओवर ड्यू। पहले ड्यू डेट आने के बाद वो एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर नहीं बन रहे, पहले ही वो बोल दिए चेक ड्रॉ होने के पहले या बिल ड्रॉ होने के पहले। समझा। स्ट्रेंजर पेइंग फॉर ऑनर मस्ट बिफोर पेमेंट डिक्लेयर फॉर नोटरी पब्लिक फॉर हुज ऑनर ही पे फॉर नोटरी पब्लिक टू रिकॉर्ड द सेम। अब तुम्हारे पापा जब पेमेंट कर रहे होंगे ना, पहले नोटरी पब्लिक को खबर कर देंगे, नोटरी ऑफिसर को, कि हम पवित्र के ब्याह में पेमेंट कर रहे हैं, इस बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि कल को दोबारा हम पैसा मांगने खड़ा ना हो जाए। प्रूफ तो देना पड़ेगा ना कि वो पैसा दे दिए, वरना हम तो बदमाशी भी कर सकते हैं। एक बार उनसे पैसा ले लिया, फिर कुछ दिन बाद जाके बोला पवित्र करे, पवित्र पेमेंट कर, पवित्र को लगा वो पापा नहीं दिए, पवित्र पापा से बात नहीं कर पाया, या पवित्र के पापा बोले नहीं हम तो दे दिए नीरज को, नीरज बोला ना वो तो लिए ही नहीं, फालतू बात। कॉन्ट्रावेंशन हो गया। हाँ तो फिर भैया जी वो तुरंत पहले ही पेमेंट करने के पहले नोटरी ऑफिसर को बोल के रिकॉर्ड करा देंगे, ताकि कल को अगर हम डिनायल मोड में आ जाएं कि ना हमको तो पैसा नहीं मिला, तो तुरंत नोटरी ऑफिसर वाला पेपर प्रूफ होगा कि पेमेंट हो गया। ड्रॉइंग ऑफ द बिल व्हेन वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट विल बिकम ए स्ट्रेंजर। तो कौन स्ट्रेंजर के बिहाफ में बात हो रहा है? स्ट्रेंजर का मतलब होता है जो ड्रॉइंग का जब वो डिसऑनर कर देगा वो स्ट्रेंजर बन जाएगा, ठीक है। और स्ट्रेंजर के बिहाफ में एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर वाला पार्टी पेमेंट कर दे। यहाँ पे छोटा सा बोला राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द एक्सेप्टर फॉर ऑनर। उसका राइट क्या होगा? पहला बात तो लायबिलिटी क्या होगा? सब उसका लायबिलिटी होगा, एक्सेप्टर को खुद को बांध लिया है इसमें। फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट पार्टीज टू पे द अमाउंट, मतलब जिस भी पार्टी के पास वो डॉक्यूमेंट होगा, अगर पवित्र पे नहीं किया तो वो सब पार्टी के लिए बाइंडिंग होगा। जिसके पास फाइनली डॉक्यूमेंट होगा वो आके उनसे पैसा ले सकते हैं। झमेला में घुस गया। हाँ, और एक बार वो पेमेंट करने के बाद तुमसे वापस उसको कॉम्पनसेट कराने का हक रखते हैं। एक लायबिलिटी है कि वो बाइंडिंग हो गए, और एक हक है कि बाद में वो तुमसे कॉम्पनसेट कराएंगे, ठीक है। अब आता है बहुत ही गजब का टॉपिक, और आज के लिए शायद आखिरी टॉपिक, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू को। सांबो कॉलेज में जाना पड़ेगा एक बार। अच्छा ठीक है, यहीं स्टॉप कर देते हैं। एडमिट कार्ड